अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तगड़ा झटका दे दिया है। शराब घोटाला मामले में 2 करोड़ नकद की रिश्वत लेने और रिश्वत की रकम को छिपाने वाले संजय सिंह कोर्ट से 1 दिन की मोहलत लेकर राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन सभापति ने उन्हें शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। सभापति का कहना है कि उनके खिलाफ मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। असल में संजय सिंह को सदन में अभद्र आचरण करने के कारण निलंबित कर दिया गया था और इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया था और इस बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई और राज्यसभा में उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया। जेल में रहते हुए संजय सिंह को केजरीवाल ने फिर से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया और वे निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन अब तक शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया है। संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं और 1 फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन एक मामूली राहत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद संजय सिंह शपथ लेने वाले थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिससे वे 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। हालांकि उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के पूर्व कैबिनेट सहयोगी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी है। उनकी न्यायिक हिरासत को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब ये कि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे। अनियमितता उजागर होने के बाद दिल्ली आबकारी नीति को निरस्त कर दिया गया। इस मामले में केजरीवाल मंत्रिमंडल के कई नेता जांच के दायरे में हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 22 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत के साथ ही पैरोल को लेकर भी अदालत में अर्जी दाखिल कर रखी है। हालांकि फिलहाल सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की निरस्त शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने जांच एजेंसी को बड़ा निर्देश दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करने को कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सीबीआई ने कहा कि मामले में अभी जांच जारी है। जांच अभी अहम स्टेज पर है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने कहा कि जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ आरोपियों के वकील ने कोर्ट से कहा कि स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बार बार भेजे जा रहे समन और उसे अनदेखा करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस मामले में ईडी ने बड़ा कदम उठाया। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किया, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वह लगातार किसी न किसी बहाने समन पर तामील करने से बचते रहे हैं। लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां जबलपुर की सीहोर विधानसभा सीट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली आदिवासी नेता एकता ठाकुर ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। राजधानी भोपाल में बीजेपी दफ्तर में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीहोर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रही जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर कटनी से कांग्रेस नेता सुजीत द्विवेदी, अशोकनगर जिले के कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव और उनकी मां बाई साहब यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली। अजय सिंह यादव और बाई साहब यादव दोनों के वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और इस तरह से एक झटके में बीजेपी ने 3 जिला पंचायत सदस्यों को कांग्रेस के खेमे से निकालने में सफलता प्राप्त की। जबलपुर की जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ने की वजहों का खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें दुख हुआ। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें मिलने का वक्त तक नहीं दिया।
एकता ठाकुर ने आरोप लगाया कि पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जैन ने विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ खुलकर काम किया था। सीहोर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर संजीव बरकड़े का समर्थन भी पार्टी के लोग कर रहे थे। आदिवासी नेता एकता ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन ही नहीं है। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। ऐसे में जब किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तब पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। भारतीय जनता पार्टी में एकता ठाकुर को जबलपुर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन एकता ठाकुर कहती हैं कि उन्होंने किसी पद के लालच में पार्टी नहीं छोड़ी। एकता ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान जबलपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और विधायक संजय पाठक भी मौजूद रहे। जबलपुर में संतोष बरकड़े के सीहोर सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। संतोष बरकड़े ने कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाली एकता ठाकुर को भारी अंतर से विधानसभा का चुनाव हराया था। संतोष बरकड़े के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के बाद अब एकता ठाकुर की नजर इस कुर्सी पर है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। वामपंथियों और कांग्रेस की सरकारों ने केरल जैसे राज्य को इस कदर लूट लिया कि आज बीमारू राज्य बन गया है। केरल में विकास कार्य तो दूर, रोजमर्रा के खर्च के लिए भी फंड नहीं है। खर्च को पूरा करने के लिए उसे कर्ज की आवश्यकता है, जबकि पहले से ही उसने ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने से रोका तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा कि उसने केरल के वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई धनराशि से अधिक फंड दिया है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि राज्य को दी गई आर्थिक मदद बिना किसी बकाये के दी गई है। केंद्र ने कहा कि केरल के खर्चे बीते कुछ वर्षों में बेतहाशा बढ़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार केरल का अपने राजस्व प्राप्तियों में से खर्च 2018-19 के दौरान 78% था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 82.4% हो गया। ये देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि केरल का राजकोषीय घाटा भी बीते समय में तेजी से बढ़ा है। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार केरल अपनी कमाई का लगभग 20% ब्याज चुकाने में दे रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल कर्ज लेकर अपने रोज के खर्च चला रहा है। यहां तक कि तनख्वाह और पेंशन देने के लिए भी कर्ज का सहारा लिया जा रहा है। केरल की वामपंथी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की हुई है। इसमें केरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उसकी उधार लेने की सीमा घटा दी है, जिससे उसे आर्थिक प्रबंधन में समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो केरल जल्द ही कर्ज के जाल में फंस जाएगा। केरल वर्तमान में गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वामपंथी और कांग्रेस सरकारों ने राज्य का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ कर दिया है, जिसके कारण राज्य को लगातार उधार के भरोसे रहना पड़ रहा है। राज्य के बजट से भी यही संकेत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल पर उसकी जीडीपी का लगभग 40% कर्ज है। वित्त प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी राज्य पर उसकी अर्थव्यवस्था का 20 से 25% से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पहले से ही शराब घोटाला और क्राइम ब्रांच के नोटिस के मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रिट्वीट करना मानहानि के समान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के काफी फॉलोअर्स और वो वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं। स्वर्ण जयंती कांत शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि केजरीवाल के एक्स पर कई फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो को रिट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को रिट्वीट करना मानहानि के समान है। असल में केजरीवाल ने ध्रुव राठी के एक ट्वीट को रिट्वीट किया था। मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर किया गया था, जो खुद को बीजेपी का समर्थक होने का दावा करता है और सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी का संस्थापक है। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा था कि पांडे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के दूसरे नंबर के नेता हैं और पांडे ने एक बिचौलिए के माध्यम से महावीर प्रसाद नामक व्यक्ति को अपने आरोपों को वापस लेने के लिए 50 लाख की पेशकश की थी। सत्तारूढ़ पार्टी के आईटी सेल झूठ और फर्जी खबरें फैलाता है। प्रसाद ने राठी के साथ एक इंटरव्यू में आरोप लगाए थे। ये इंटरव्यू राठी ने अपने YouTube चैनल पर 10 मार्च 2018 को बीजेपी आईटी सेल इनसाइडर इंटरव्यू शीर्षक के तहत अपलोड किया था।
7 मई 2018 को राठी ने बीजेपी आईटी सेल के पार्ट 2 शीर्षक से वीडियो अपलोड किया और आरोप लगाया कि प्रसाद को पैसे की पेशकश की गई थी। इस वीडियो को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रीट्वीट किया था। पांडे के मामले में केजरीवाल ने 7 मई 2018 को उस वीडियो को रीट्वीट किया था जिसमें उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और आरोपों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना वीडियो को रीट्वीट करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया है। केजरीवाल को 17 जुलाई 2019 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया था। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने समन को रद्द कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय दोनों के आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पांडे द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग भी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पांडे ने कथित रूप से अपमानजनक प्रकाशन के मूल लेखक यानी ध्रुव राठी और अन्य लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया। उन्होंने वीडियो को रीट्वीट किया, लाइक और टिप्पणी भी की थी, जिसके बजाय उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कदम उठाया जो पांडे की दुर्भावना को दर्शाता है। उनके वकील ने दलील दी कि ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल ने पांडे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वीडियो को रीट्वीट किया था और इसलिए मानहानि का मामला नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।